दोस्तों, यह यूरोकार्डेटा का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हार्डमानिया का टेस्ट अथवा ट्यूनिक, यानी कि इसके बाहर पाई जाने वाली एक कवरिंग। इसमें हम लोग देखेंगे हार्डमानिया का टेस्ट अथवा ट्यूनिक किस चीज से मिलकर के बना होता है और इस टेस्ट अथवा ट्यूनिक का यानी जो बाहर इसकी कवरिंग है इसका क्या काम होता है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें निश्चित समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में कितना लिखना है इसके लिए पर्याप्त आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए जगह दिया जाएगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। आप बार बार कमेंट में कहते हैं कि आप साइड होकर के बताइए ताकि स्क्रीनशॉट लिया जा सके, तो स्क्रीनशॉट के लिए लास्ट में मैं खुद जगह देता हूं। बीच में आपको लिखना नहीं है, बस केवल सारी चीजें ध्यान से समझना है, याद करना है। लास्ट में लिखने के लिए आपको जगह दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हार्डमानिया का टेस्ट अथवा ट्यूनिक क्या है। तो दोस्तों हार्डमानिया का टेस्ट अथवा ट्यूनिक एक बाहर की कवरिंग है। ये जो है रफ टाइप का मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है हार्डमानिया का। बाकी इसके पहले हार्डमानिया की विस्तृत संरचना के बारे में हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वह लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पर केवल आप यह समझ सकें कि टेस्ट अथवा ट्यूनिक कहाँ होता है, इसके लिए मैंने छोटा सा रफ टाइप का डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये देखिए हार्डमानिया का छोटा सा चित्र है और इसके बाहर जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से डॉटेड एक कवरिंग है, इसे टेस्ट अथवा ट्यूनिक कहते हैं और बाहर की यह कवरिंग है। इसी टेस्ट अथवा ट्यूनिक की वजह से फाइलम यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, यानी जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा है उसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, क्योंकि इन प्राणियों के बाहर ट्यूनिक पाई जाती है अथवा टेस्ट पाई जाती है या फिर एक कवरिंग पाई जाती है। और यह एक प्रोटेक्टिव जैकेट होती है, यानी कि बाहर की एक लेयर होती है, जैकेट होती है। और यह एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करती है, यानी कि जैकेट के साथ साथ यानी इसको सुरक्षा देती है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है वो चीजें आपको अभी पता चल जाएगा। और यह रेस्पिरेशन के साथ साथ रिसेप्टर का भी काम करती है, यानी कि बाहर से किसी सूचना को रिसीव करना है तो इसका भी काम करती है। जैसे पानी गर्म है या फिर ठंडा है या कोई केमिकल है, इस तरह के सूचनाओं को इसकी बॉडी को पहुंचाने का भी काम करती है, क्योंकि हार्डमानिया पानी में पाया जाता है। अब पानी कैसा है इस चीज की सूचना भी ये कवरिंग देती है, यानी जो बाहर की ये कवरिंग होती है ये रिसेप्टर का भी काम करती है। बाकी यह काफी सॉफ्ट होती है और 4 से 8 mm तक मोटी होती है और बाहर से देखने के बाद यह ट्रांसपेरेंट दिखती है अगर यंग एनिमल है तब। अगर हार्डमानिया यंग है तो बाहर से देखने पर यह ट्रांसपेरेंट दिखेगी, लेकिन अगर हार्डमानिया एडल्ट हो जाता है या ज्यादा एज का हो जाता है तब यह ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती है, यानी कि यह बाहर की कवरिंग ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती है। इसके अलावा यह बाहर से देखने पर खुरदरी यानी कि रिंकल्ड दिखती है। इसकी कवरिंग पर झुर्रियां पड़ी होती है, यानी कि लाइनिंग दिखती है, यह रिंकल्ड होती है। बाकी अगर इसे आप काटेंगे तो जैसे आप कार्टिलेज काटते हैं, यानी कोमल हड्डी जो कार्टिलेज होती है, जैसे मछलियों का कार्टिलेज है, उसे काटने के बाद जैसा दिखता है वैसा यह दिखेगा अगर आप इसका सेक्शन करेंगे तो। और यह कवरिंग पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, सेलुलोज की तरह से, जिसे ट्यूनिसीन कहते हैं। तो किस चीज की बनी होती है? ट्यूनिसीन की बनी होती है। ये चीजें आप याद रखेंगे। तो आउटलाइन आप समझ गए कि इसकी कवरिंग क्या होती है, कैसी होती है। बाकी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, चलिए वो चीजें देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है हार्डमानिया के टेस्ट अथवा ट्यूनिक के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे ट्यूनिक आर टेस्ट, या फिर लिख सकते हैं टेस्ट आर ट्यूनिक। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। लगभग 1 साल का अंतर दे करके यह सवाल पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ट्यूनिक अथवा टेस्ट के बारे में आप क्या लिखेंगे। तो इसमें लिख देंगे इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी, मतलब यह प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है, बाहर से एक सुरक्षात्मक कवरिंग का काम करती है। एंड आल्सो एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करती है, यानी कि सांस लेने में, हार्डमानिया को सांस लेने में भी सहायता करती है। कैसे सहायता करती है अभी तुरंत पता चल जाएगा। आगे है इट इज
थिक ट्रांसपेरेंट, यह थिक यानी कि मोटी होती है और अभी मैंने बताया है कि 4 से 8 mm तक मोटी होती है, 4 से 8 mm तक मोटी होती है। ट्रांसपेरेंट होती है यानी कि इसके आर पार दिखाई देता है, लेकिन अगर यंग हर्डमानिया है तब, अगर बहुत एजेड हर्डमानिया है तब यह ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती है। एंड कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड लाइक सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज की तरह से पॉलीसैकेराइड की बनी हुई यह कवरिंग होती है, कॉल्ड ट्यूनिसीन, जिसे ट्यूनिसीन कहते हैं, यानी कि इस कवरिंग को ट्यूनिसीन कहते हैं। इट सीक्रेट बाय आउटर एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल मेंटल, जिसे मेंटल कहेंगे। मतलब यह बनती कैसे है, तो जो बाहर की सबसे कवरिंग होती है ट्यूनिक मतलब या टेस्ट, इसके अंदर भी एक कवरिंग होती है जिसे मेंटल कहते हैं और इसी मेंटल से यह स्रावित होती है। जैसे देखिए एक कवरिंग अंदर जो है इसको मेंटल कहेंगे या बॉडी वॉल कहेंगे, तो यही कवरिंग जो है ये स्रावित करती है यानी कि सिक्रीशन करती है किस चीज का, ट्यूनिसीन का, और यही ट्यूनिसीन बाद में फिर क्या बना लेता है, ट्यूनिक अथवा टेस्ट बना लेता है। जैसे जैसे हर्डमानिया पुराना होगा यानी कि एजेड होगा, बाहर से इसकी ट्यूनिक अथवा टेस्ट निकलती रहेगी और अंदर इसके बॉडी वाल से ट्यूनिसीन स्रावित होकर के ट्यूनिक अथवा टेस्ट बनाती रहेगी। जैसे आप सांप में देखे हैं कि एक केचुल छोड़ देता है तो अंदर से दूसरी केचुल उसकी बॉडी के ऊपर बन जाती है, तो उसी तरह से इसके बाहर जो कवरिंग है टेस्ट अथवा ट्यूनिक है ये भी निकलती रहती है और अंदर बॉडी वाल से स्रावित होकर के यह टेस्ट बनती रहती है, यानी कि इसकी कवरिंग बनती रहती है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे है द टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, यानी जो इसका टेस्ट या कवरिंग है यह किस चीज की बनी होती है। तो कुल मिलाकर के यह मुख्य रूप से 4 चीजों की बनी होती है। पहला है जिलेटिनस मैट्रिक्स, दूसरा है कार्पोसेल्स यानी इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, इसके अंदर पहला तो जिलेटिनस मैट्रिक्स पाया जाता है और इसके अलावा कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, और इसके बाद फिर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, यानी इसके अंदर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। हड्डी जैसी या फिर कांटे जैसी छोटी छोटी संरचना भी इसके अंदर पाई जाती है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसे अभी अच्छे से हम बता रहे हैं। तो ये 4 चीजों से मिलकर के इसका टेस्ट या ट्यूनिक या बाहर की कवरिंग बनी होती है। तो एक एक चीजों के बारे में आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे जिलेटिनस मैट्रिक्स, यानी जो इसकी कवरिंग होती है वो सबसे पहले जिलेटिनस मैट्रिक्स की बनी होती है और इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या क्या है जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर, आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड कॉल्ड ट्यूनिसीन, यानी जो इसके अंदर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है अधिक से अधिक भाग वह ट्यूनिसीन का बना होता है, व्हिच इज सिमिलर टू प्लांट सेलुलोज, जो प्लांट सेलुलोज के सिमिलर होता है, यानी जैसे प्लांट सेलुलोज होता है वैसे इसकी ट्यूनिसीन भी होती है। सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन, एंड मिनरल्स आर आल्सो फाउंड, यानी कि प्रोटीन और मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं ट्यूनिसीन के अलावा। और इसके बाद आप दूसरी हेडिंग डाल देंगे कार्पोसेल्स, यानी कि कुछ इसके अंदर सेल्स भी पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं इसके बारे में आप लिखेंगे। आगे लिख देंगे इन मैट्रिक्स 6 और 7 टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड, दैट इज, यानी कि इसके मैट्रिक्स में 6 अथवा 7 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो कुछ कोशिकाओं का नाम नीचे दिया जा रहा है, जैसे पहला क्या है, स्मॉल इस्नोफिल्स, इसके बाद फिर लार्ज इस्नोफिल्स। ये स्मॉल और लार्ज 2 तरह के इस्नोफिल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कम मात्रा में होते हैं, और इयोसिन से अगर इसे कलर किया जाता है तो रेड कलर के ये कलर ले लेते हैं। और इसके बाद फिर है वैक्यूल्स, इसके अंदर वैक्यूलेटेड सेल्स भी पाई जाती हैं, यानी कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके अंदर वैक्यूल रहेगा। और इसके बाद फिर है ग्रेन्युलर सेल्स, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी पाई जाएंगी जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स रहेगा। और फिर अगले तरह की कोशिका है नर्व सेल्स, यानी कि इसके मैट्रिक्स के अंदर कुछ नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सूचना पहुंचाने का काम करेंगी। और इसके बाद फिर क्या है, अमीबॉयड सेल्स, इसके अंदर कुछ अमीबॉयड सेल्स भी पाई जाती हैं, यानी कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका निश्चित कोई आकार नहीं होता है, तो इन्हें अमीबॉयड सेल्स कहते हैं। तो कुछ कोशिकाओं का नाम नीचे दिया गया है, आप ये एग्जाम
एग्जाम में लिख देंगे। और इसके बाद फिर तीसरी हेडिंग डाल देंगे ब्लड वेसल्स, और इसमें लिख देंगे दीज आर प्रेजेंट इन द टेस्ट विथ ब्रांचेज, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसी टेस्ट में पाई जाती हैं और ब्रांचेज यानी कि शाखाओं के साथ पाई जाती हैं, यानी कि इसके ब्लड वेसल्स में तमाम शाखाएं होती हैं टूवर्ड्स सरफेस, यानी सरफेस की तरफ वो शाखाएं निकली होती हैं। जैसे देखिए मेन ब्रांच यहाँ से जा रही है ब्लड वेसल्स की, और इससे तमाम ब्रांच निकल करके ये सरफेस की तरफ जाएंगी। जैसे इतनी मोटी ट्यूनिसिन है तो यहाँ से ब्लड वेसल्स है, मेन ब्लड वेसल्स है, और इससे तमाम शाखाएं निकल करके आगे चल करके ये एक घुंडी की तरह से संरचना बना लेते हैं जिसे एम्प्यूली कहते हैं। इसी बात को आगे बताया जाएगा। तो देखिए द ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो ये ब्रांचेज निकली हुई हैं ये, और इसमें से भी ब्रांच निकल सकती हैं, ये जो ब्रांचेज निकली हुई हैं आगे चल करके टर्मिनेट मतलब खत्म होती हैं ए नॉब लाइक, स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर मतलब छोटी छोटी घुंडी जैसी संरचना में जाकर के ये समाप्त होती हैं। आप देख रहे हैं ये घुंडी जैसी संरचना है कि नहीं, नॉब लाइक घुंडी जैसी, चप्पल की घुंडी होती है ना, स्लीपर जो होता है उसका फीता पीछे की तरफ घुंडी होती है इसमें। या फिर इसके अलावा एक पौधा होता है उसमें भी पीले पीले फल लगते हैं घुंडी जैसे, उसे भी घुंडी कहते हैं। हम लोगों के गांव में, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और कहते हो। उस घुंडी को हम लोग स्केज में रख करके फोड़े भी हैं। तो वैसी ही संरचना जाकर के लास्ट में टर्मिनेट होती है, बनती है। तो इस संरचना को क्या कहेंगे, एम्प्यूली। इसी संरचना को क्या कहेंगे, एम्प्यूली कहेंगे। दे आर सर्व एज गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जो ये एम्प्यूली होती है लास्ट में जाकर के खत्म होती है, एक गोल संरचना बनती है, घुंडी जैसी संरचना बनती है, ये गैसियस एक्सचेंज का काम करती है, यानी गैसों का आदान प्रदान करने में काम करती है। कैसे, देखिए जैसे हार्डमानिया पानी में पाया जा रहा है तो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन रहेगी वह इसी एम्प्यूली के अंदर चली जाएगी, और फिर एम्प्यूली के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रहेगी वो पानी में मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एम्प्यूली के माध्यम से इसमें रेस्पायरेशन भी होता है। बार बार अभी आ रहा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम करती है, यानी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम की कि नहीं की, क्योंकि इसके अंदर एम्प्यूली पाई जा रही है और एम्प्यूली के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि पानी में मिली हुई ऑक्सीजन इसकी बॉडी में चली जाती है एम्प्यूली के माध्यम से, और फिर इसकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में छोड़ दी जाती है एम्प्यूली के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हैं कि यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी काम कर रही है। तो क्लियर हो गया। और इसके बाद फिर आप हेडिंग डाल देंगे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, यानी कि इसकी जो चौथी स्ट्रक्चर इसके अंदर है वो है कैलकेरियस स्पिक्यूल, यानी कांटे जैसी संरचना या फिर हड्डी जैसी संरचना इसकी बॉडी के अंदर पाई जाती है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, हार्डमानिया हैज लार्ज नंबर ऑफ स्पिक्यूल्स, यानी हार्डमानिया की बॉडी के अंदर बहुत संख्या में स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, व्हिच इज एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, जो कांटे जैसी संरचना यानी जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है वह इसके मैट्रिक्स में धंसी होती है, यानी जो इसका जिलेटिनस मैट्रिक्स है उसी के अंदर पाई जाती है, which is embedded in matrix। आगे लिख देंगे these are forms the skeleton of body, यानी कि यही जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी में स्केलेटन का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में कंकाल बनाने का काम करते हैं। जैसे हम लोगों का कंकाल हड्डियों का बना हुआ है, वैसे इसकी बॉडी के अंदर जो कंकाल है यह स्पिक्यूल्स का बना होता है। आगे लिख देंगे these are two types, यानी जो ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है देखिए माइक्रो स्पिक्यूल्स, और दूसरा है मेगा स्पिक्यूल्स। अभी आप देखेंगे मेगा स्पिक्यूल्स भी दो तरह का है, पहला है पिपेट शेप्ड और दूसरा स्पिंडल शेप्ड। तो पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे माइक्रो स्पिक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे स्पिक्यूल्स। आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या है, माइक्रो स्पिक्यूल्स है। इसमें बस एक लाइन आप दिखा देंगे, स्मॉल इन साइज एंड 40 to 60 mm लॉन्ग, यानी कि ये जो स्मॉल स्पिक्यूल्स हैं यानी कि माइक्रो स्पिक्यूल्स हैं यह 40 से 60 mm लॉन्ग होते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे और ऐसा एक चित्र आप बना देंगे, और फिर हेडिंग डाल देंगे मेगा स्पिक्यूल्स। इसमें लिख देंगे लार्जर देन माइक्रो स्पिक्यूल्स, यानी कि माइक्रो स्पिक्यूल्स से ये बड़े होते हैं, और आगे लिख देंगे इट इज फाउंड इन बॉडी वॉल, यानी कि ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं इसकी बॉडी वॉल में भी पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी वॉल का मतलब मेंटल,
मेंटल में भी पाए जा सकते हैं। और इसके अलावा दीज आर आल्सो टू टाइप, यानी कि ये दो तरह के होते हैं। जो मेगा वाले यानी बड़े बड़े स्पिक्यूल्स हैं वो दो तरह के हैं। पहला है पीपेट शेप्ड और दूसरा है स्पिंडल शेप्ड। तो आप देख रहे हैं ये पीपेट शेप्ड का मैंने बना दिया है, ऐसा आप चित्र एग्जाम में बना देंगे। और यह देखिए स्पिंडल शेप्ड है। तो दो तरह का मेगा स्पिक्यूल्स आप एग्जाम में दिखा देंगे। बाकी इसके ऊपर भी छोटी छोटी कांटे जैसी संरचना रिंग में पाई जा रही है। इस तरह से आप ये भी संरचना एग्जाम में बना देंगे। और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लिख देंगे छोटी छोटी स्पाइनी स्ट्रक्चर इसके स्पिक्यूल्स पर पाई जाती हैं। तो क्लियर हो गया। बाकी हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि स्पिंडल शेप्ड का मतलब तर्क रूप होता है और फिर यहाँ पीपेट शेप्ड का क्या मतलब है। तो केमिस्ट्री में यह शब्द आया होगा, हो सकता है, या फिर अगर आप कभी केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे शीशे का एक उपकरण होता है जो ऊपर भी पाइप होती है और नीचे भी पाइप होती है, बीच में फूला होता है, तो इससे क्या कहेंगे, पीपेट शेप्ड कहते हैं, पीपेट होता है। तो ऐसा ही होता है, उसी आकार का यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी स्पिंडल का मतलब तर्क रूप होता है जो दोनों तरफ पतला हो, तो ये आप समझ ही गए हैं। बाकी अब देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, यानी जो टेस्ट या फिर ट्यूनिक है इसका काम क्या होता है। वैसे तो ओवरऑल आप इसका काम समझ ही गए होंगे कि आप देख रहे हैं कवरिंग का काम करती है, रेस्पिरेशन का भी काम कर रही है। अगर कुछ भूले हैं तो आप नीचे अभी क्लियर कर लेंगे। देखिए पहला लिख देंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जगह नहीं है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। बाकी आगे देखिए क्या है, रेस्पिरेशन बाय एम्प्यूली। अभी आपने देखा कि एम्प्यूली के माध्यम से रेस्पिरेशन भी होता है, और किसके द्वारा होता है, तो टेस्ट अथवा ट्यूनिक के द्वारा होता है। तो पहला काम तो कवरिंग का काम करती है, इसके लिए सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है, सुरक्षात्मक जैकेट का काम करती है। दूसरा काम क्या है कि रेस्पिरेशन का काम करती है, क्योंकि ट्यूनिक के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स में ब्रांच पाई जाती हैं, और वह ब्रांच लास्ट में जाकर के गोल संरचना बनाती है, नॉब लाइक संरचना बनाती है, जिसे क्या कहेंगे, एम्प्यूली कहेंगे। और एम्प्यूली गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। इस प्रकार इसमें रेस्पिरेशन होता है, और यह श्रेय किसको दिया जाता है, टेस्ट अथवा ट्यूनिक का। तो दो काम इसके हो गए। अब तीसरा काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स। आप देख रहे हैं कि इसके जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर कुछ नर्व सेल्स भी पाई जा रही हैं। यहां पर आपने देखा था नर्व सेल्स भी पाई जा रही हैं, देखिए इधर यहां नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स भी पाई जा रही हैं। तो ये नर्व सेल्स सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि नर्व इंपल्स का ट्रांसफर भी किसके द्वारा होता है, ट्यूनिक के द्वारा। अगला काम लिख देंगे फार्म्स फूड फॉर अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेटम, यानी कि जो इसका टेस्ट या ट्यूनिक है, बाहर की जो कवरिंग है वह इसका फूड का निर्माण करती है। नीचे इसका टेस्ट या ट्यूनिक जो है इससे तमाम सबस्ट्रेटम जुड़ जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ प्लांट हो गए, फाइटोप्लैंक्टन या फिर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, वो इसकी कवरिंग से जुड़ जाते हैं और इसके फूड को बड़ा कर देते हैं। और इसकी फूड के अंदर पैटर्न भी पाया जाता है, जिस प्रकार के सबस्ट्रेटम से जुड़ना होता है उसी तरह का पैटर्न इसके पैर का बन जाता है। तो आप देख रहे हैं इसका जो टेस्ट अथवा ट्यूनिक है वह इसका फूड भी बनाने का काम कर रही है। और किसके लिए फूड होता है, तो किसी चीज से अटैच होने के लिए, किसी सबस्ट्रेटम से, या फिर मैंने बताया था मोलस्कन की बॉडी पर भी ये अटैच होते हैं। तो किसके द्वारा अटैच होते हैं, फूड के द्वारा। और फूड किसकी सहायता से बनता है, तो टेस्ट अथवा ट्यूनिक के द्वारा। तो आप देख गए इसके चार मुख्य जो फंक्शन थे वो आप समझ गए। बाकी इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, सारी चीजें अवश्य आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।